नमस्कार दोस्तों। जादूगर का जादू खत्म हो गया है। अब जादूगर के जादू में कोई फंसने को तैयार नहीं और अब जादूगर के राज भी खुलने लग गए हैं। जी हां, मैं इन्हीं राज की बात करूं तो सबसे पहले देखिए कि किस तरह से वो अरविंद केजरीवाल जो आज राजघाट पर जाकर रोना रो रहे थे, गांधी के आगे शीश झुका रहे थे, जिन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर को डस्टबिन में फेंक दिया था मुख्यमंत्री बनते ही। जी हां, मुख्यमंत्री बनते ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने दफ्तर से और पूरे दिल्ली की सरकार और फिर पंजाब की सरकार में हटाकर डस्टबिन में डाल दिया। वही अरविंद केजरीवाल आज मत्था टेकते घूम रहे हैं और कह रहे हैं सत्याग्रह हम तो कर रहे हैं, हमारे साथ तो बड़ा अन्याय हो गया, हमारे साथ तो बीजेपी आरएसएस अन्याय कर रही है। तो ये जान लीजिए कि किस तरह से ये आरएसएस को प्रेस किया करते थे। सुन लीजिएगा। भी थे, ऐसे आरएसएस के लोगों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। हमने जो अभी तक जवाब दिए थे उसमें केवल इस बात का जवाब हमने दिया था कि आरएसएस के लोगों ने कोई लीडरशिप रोल लिया इस आंदोलन के अंदर, ऐसा कहना थोड़ा गलत होगा। अब आप समझ लीजिए, यह स्थिति है कि आरएसएस ने बड़ी भूमिका निभाई है इस आंदोलन में। यह बात अरविंद केजरीवाल कह रहे थे और जब अरविंद केजरीवाल यह कहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आपको समझना चाहिए क्यों। क्योंकि अरविंद केजरीवाल उसी आरएसएस की पैदाइश है और अब वही आरएसएस उन्हें खत्म कर रही है, क्योंकि वो अपने अब असली पुत्र को, एक होता है दत्तक पुत्र, एक होता है असली पुत्र। असली पुत्र उसकी बीजेपी है, तो उस बीजेपी को वही चीजें सौंपने का काम कर रहे हैं। और ये एक जगह नहीं हो रहा, ये सब जगह हो रहा है। तो पंजाब में भी यही काम चल रहा है, जिसे वो ऑपरेशन लोटस कहते हैं। वैसे विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त कहिए, नेताओं की खरीद फरोख्त कहिए तो ज्यादा बेहतर है और सदैव यही कहा जाता रहा, हॉर्स ट्रेडिंग। और उधर आप देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जब वोटिंग हो रही है तो उस वक्त में दो तीन चीजें देखने को मिल रही है कि किस तरह से आरएसएस बीजेपी की सरकार ने वहां पर अपने कार्यकर्ता भी लगाए हैं और वर्दीधारी उन कार्यकर्ताओं को भी लगाया है। उत्तर प्रदेश का वह आईपीएस अफसर लगाया गया है जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड रहा था और उसके सबूत मिले थे, वीडियो जो है कॉलिंग के जरिए भी सारी चीजें मिली थी। बहुत सारे सबूत मिलने के बावजूद उसे बचाया गया और ऐसे दागदार लोग ही तो बीजेपी की पसंद होते हैं। तो उस अजय पाल शर्मा को वहां भेजा गया है। तो बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर केवीएस सिद्धू मेरे दोस्त हैं, चीफ सेक्रेटरी रैंक से रिटायर हुए हैं, उन्होंने बताया कि मैं भी सालों साल तमाम जगह ऑब्जर्वर बन के गया, कभी इस तरह की हरकतें तो कोई नहीं करता था। ये जब इस तरह की हरकत करता है तो यह इस बात का संदेश देता है कि वो असल में एजेंट के तौर पे काम कर रहा है और जब एजेंट के तौर पे काम कर रहा हो तो चिंताजनक होता है। जी हां, तो यह भी दिखाई देता है। इसी तरीके से दिखाई दिया है पूरे गुजरात में, जहां पर नगर निकाय के चुनाव हो रहे थे। उन नगर निकाय के चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बल का प्रयोग किया है, किस तरह से लोगों को डराया है और आरएसएस के तंत्र को इस्तेमाल किया है और उसके बाद चुनाव लूटा है। क्योंकि चाहे चुनाव आयुक्त हो, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चाहे राज्य के चुनाव आयुक्त हो, सभी अब आरएसएस काडर से आते हैं। और जब आरएसएस काडर से आते हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग जब आरएसएस काडर से आते हैं तो अब आप समझ सकते हैं वही स्थिति खड़ी है। और जब उनका सच कोई बता देता है तो उसे चुप कराया जाता है। इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास जो मौजूद है वो मौजूद है पवन खेड़ा, जिनके मुंह पर टेप चिपकाने का काम किया गया है कि आप बोल नहीं सकिए, सच मत बता सकिए। जवाब, अरे भाई यदि आरोप है
तो आप उसकी जांच करवाइए और जांच करवा के उसका जवाब दीजिए। तो वह जवाब नहीं देना है, बल्कि चुप कराना है, साजिश रचनी है, और यह सब कुछ होता है। जब यह होता है तो निश्चित रूप से सवाल किया जाना चाहिए कि आखिर यह स्थिति क्यों है, क्योंकि यह सरकार सच बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसका एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, जहां एनएसयूआई के लोगों ने वहां पर जिस तरह से उन लोगों के साथ में अन्याय हुआ था, वो सच की आवाज बन रहे थे। और जब विश्वविद्यालयों को आरएसएस का गढ़ बनाया जा रहा है, वहां पर जिस तरह से कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और वो कार्यक्रम करा करके किस तरह से नफरत भरने का युवाओं में, छात्रों में काम किया जा रहा है और उनको भड़काया जा रहा है, तब वो उसका विरोध कर रहे थे तो उन्हें जेल भेज दिया गया। आज जब वो जेल से निकलते हैं तो डरते नहीं है। देखिए, तो अब आप समझिए ये स्थिति है कि वो जेल के गेट पे निकलते हैं तो कहते हैं कि हम तो राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम लड़ेंगे क्योंकि हम जनता के लिए लड़ना ही हमारा धर्म है। जी हां, यही तो है। राहुल गांधी ने बार बार बताया कि इस देश को नरेंद्र मोदी ने दो भारत बना दिए, एक भारत जो गरीबों का भारत है, एक भारत जो अमीरों का भारत है। और इसका उदाहरण आप देखिए, इतना दर्दनाक उदाहरण है कि उड़ीसा में एक गरीब की बहन मर जाती है, वो बैंक में जाता है कि उसके 20,000 रुपए वो निकाल दिए जाए, तो कहता है कि बहन मर गई तो उसका सबूत लेके आओ। वो अपनी बहन के शव को खोद के उसकी कब्र से निकालता है और लेकर जाता है। लो ये देख लो, ये देखिए, इससे ज्यादा दर्दनाक स्थिति क्या हो। बहन की कंकाल लेकर एक शख्स बैंक में पहुंचा हुआ है। बैंक से 20,000 रुपए निकालना चाहता था। ये शख्स बैंक कर्मचारियों को बता चुका था कि बहन की मौत हो चुकी है और बहन की करीब 2 महीने पहले बीमारी से मौत हुई है। बैंक कर्मी युवक की किसी तरह की कोई मदद नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ये कदम इस शख्स को उठाना पड़ा है। बिहार के कटिहार में बीमार होने के बावजूद भी एक आंगनबाड़ी सेविका को अपनी बीमारी का सबूत देना पड़ा। अब आप देखिए, इस तरह से हो रहा है। उस बीमार सेविका को बिहार में खुद लगा के ड्रिप ले करके उसका पति लेकर के जाता है। तो इस तरह की स्थितियों में, यानी इस तरह का तानाशाही पूर्ण शासन बनाया गया। और ये सब कुछ कहां होता है? सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में। और जिस तरह से हो रहा है बेहद दुखद है। और इसके बाद नरेंद्र मोदी और उनकी टीम तमाम तरह के झूठ फैलाती है, नफरत फैलाती है। राहुल गांधी ने गलत नहीं कहा, गरीबों का भारत अलग है और अमीरों का अलग है। अमीरों को तो सब कुछ दिया जा रहा है, जल, जमीन, जंगल, सरकारी संसाधन, आपके संसाधन, आपका पैसा, आपका सब कुछ। लेकिन जो गरीब है, जो आदिवासी है, जो जल, जमीन, जंगल के उसी में रहता है, उसके घर भी छीने जा रहे हैं, सब कुछ छीना जा रहा है। और अब वो वन, वो पेड़ जो हमें जीवन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उनको काटा जाता है। केन बेतवा प्रोजेक्ट के नाम पे लाखों पेड़ काटने का जो किया गया है, ये देख लीजिए। इस तरह ये पूरा जंगल खत्म किया जा रहा है। अब बताइए आदिवासी कहां जाएगा, उसका कहां पानी होगा, कहां क्या होगा? इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहा है, लगातार कर रहा है। लेकिन साहब, कौन सुनने वाला है, कौन कहने वाला है? कोई नहीं। तो अब आप समझिए, यही शासन तो स्थापित किया है इन लोगों ने इतने सालों में। इसी को फांसीवादी शासन कहते हैं। और जब यह शासन बनाया हो तो निश्चित रूप से चिंता का विषय होता है। चिंता का विषय यूं ही नहीं होता। तमाम जगह जब आप इसकी बात करते हैं, जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तो यही अरविंद केजरीवाल किस तरह से बात किया करते थे। कहते थे ये लोग तो जजों पे आरोप लगाते हैं, ये तो इन पर लगाते हैं, ये कोर्ट बदल दो, ये बदल दो। और क्या है, ये भी सुन लीजिए, सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इतना लड़ते हैं हम आपस में, इतना लड़ते हैं, क्या जरूरत है लड़ने की? अभी आजकल मैं देख रहा हूँ जुडिशरी से लड़ रहे हैं। बताओ, जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार? ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के।
तो कल कोर्ट में कहते हैं हमें जज बदलना है। सोचो इनकी हिम्मत कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ऐसे देश आगे बढ़ेगा? अब आप समझिए, इस तरह की जो बात करते थे, आज वही अरविंद केजरीवाल खुद जाके बहस कर रहे हैं। और स्वर्णकांता शर्मा जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट की, उनको बदलने की बात कर रहे हैं। उन्हीं की कोर्ट में उन पर आरोप लगा रहे हैं और वो सुन रही है और सारी चीजों पे हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आप ये कहते थे तो आज आप ये क्यों कर रहे हैं? और यदि कांग्रेस ये कह रही थी, इसका मतलब है वो सही कह रही थी और आप भी सही कह रहे हैं। लेकिन आज आप पे आई तो आप वो दर्द बयां कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस कह रही थी, उनके लोग कह रहे थे तो गलत कह रहे थे। कांग्रेस कह रही थी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट चोरी किए जा रहे हैं, लोगों के साथ इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, तो वही ममता बनर्जी चुपचाप बैठी थी, एक बार भी साथ नहीं आई, एक बार भी उस प्रोटेस्ट में नहीं आई। और यहां तक कि जब बिहार में यह काम हो रहा था, एसआईआर के नाम पे लूट हो रही थी वोट की, तब भी वो साथ देने नहीं आई। और अब जब बंगाल की बात है तो चिल्लाती घूम रही है, लड़ती घूम रही। अब आप सोचिए, ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है? यही तो आरएसएस का, और आरएसएस ने वही किया, उसका लाभ उठाया कि किस तरह से। तो अब आप सोचिए, कोई ये कहता था, कोई वो कहता था। आज जब इन स्थितियों में आ गए हो तो राष्ट्रीय सरेंडर संघ की सरकार भी है, तमाम संस्थाएं भी है, सब कुछ है, और ऐसे में ये लोग इस तरह का काम कर रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है। नरेंद्र मोदी फुटबॉल खेलते सिक्किम में घूम रहे हैं, वो बगल में मणिपुर नहीं जा सकते। मणिपुर की महिलाएं फुटबॉल बन गई हैं, वहां के लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी हालत खराब। सबसे अच्छे खिलाड़ी फुटबॉल के मणिपुर से निकलते थे। आज उस मणिपुर में यह स्थिति है, मौत का तांडव है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास टाइम नहीं है। वो सिक्किम में एंजॉय कर रहे हैं। आप सोचिए, जब वो सिक्किम में इस तरह एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, और उन्हें फिक्र नहीं होती कि बगल में, बंगाल के बगल में, सिक्किम के बगल में, असम के बगल में मणिपुर भी है जो जल रहा है 3 साल से, उसकी भी सुध ले लीजिए साहब। नहीं, नहीं लेंगे। होने दीजिए जो होता है। लड़कियों की नंग परेड निकलती है, निकलने दीजिए, कुछ भी होता है होने दीजिए, नहीं मतलब है। तो जब यह स्थिति हो तो क्यों नहीं जिक्र होना चाहिए? यही बात तो राहुल गांधी कहते हैं कि सुविधा परक बात नहीं होनी चाहिए, कि हम जब चाहेंगे तब महिला आरक्षण लागू होगा और हम जब नहीं चाहेंगे नहीं लागू होगा। अब आप समझिए, तो कांग्रेस तो कह रही है कि महिलाओं को आरक्षण दीजिए, जो पहले 2023 में पास हो चुका है बिल, जो कानून है उसको लागू कीजिए। तो लागू नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे, और जब झूठ के बूते खड़े हो तो यही स्थिति होती है। तब दूसरों की आवाज दबाई जाती है, उन्हें रोका जाता है। 4 PM जैसे चैनल जो सच बोलते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, और इसी तरीके से वह पत्रकार जो सच दिखाते हैं उन्हें विभिन्न तरह से परेशान किया जाता है। तो यह है, और जब जनता बोलती है तो जनता को धमकाने के लिए अजय पाल शर्मा जैसे पुलिस अधिकारी भेज दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे अधिकारी भेजे जाते हैं, जैसे एक आजकल यूपी में सरोजनी नगर से विधायक है, वो ईडी में एडिशनल डायरेक्टर था, आजकल उसकी बीवी जो है पुलिस कमिश्नर है। वहीं पर लाठी चलाई गई, फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, किस पे? मजदूरों पे। राहुल गांधी ने गलत थोड़ी ना कहा, 2 बार अमीरों के लिए गरीबों पे लाठी चली, उन पे मुकदमे दर्ज किए गए, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। और इसी तरह उसके पति ने फर्जी केस बना करके पी चिदम्बरम को जेल भेजा था, उन पे तमाम आरोप लगाए थे, साबित कहीं नहीं हुए, साबित कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन इस तरह से करके बदनाम करने का काम किया गया, और इस बदनाम करने के काम में तमाम लोग शामिल थे। तो हमें यह समझना होगा, राहुल गांधी अंडमान निकोबार में, और वो वहां के लोगों के दर्द को साझा कर रहे हैं, वहां की महिलाओं, वहां के बच्चों, वहां के नागरिकों से मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो सिर्फ बेचने का काम किया है।
वहां के भी जल, जमीन, जंगल को आदिवासियों से छीन के बेचा जा रहा है, कारपोरेट को बसाया जा रहा है और सब कुछ किया जा रहा है। और अपने सावरकर को वहां पर वीर बताया जा रहा है, स्वतंत्र वीर, वही सावरकर जो माफी वीर था। अब आप सोचिए, जिसके तमाम सबूत मौजूद है, और वैसे तो इनका पूरा संगठन ही माफी वीर है। आपने अभी देखा, राम माधव गया था अमेरिका और वहां पर क्या कहता है कि ट्रंप साहब के आदेश पर, अमेरिका के आदेश पर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, ईरान से खरीदना बंद कर दिया, टैरिफ भी सह लिया, सारे आदेश माने, और इसके बाद भी अमेरिका खुश नहीं हो रहा है। अब हम और क्या करें जो खुश हो? यानी आप सोचिए, ये कह रहा था, और जब भारत आया, भारत में उस पर हमले की स्थिति लगी, कांग्रेस ने इसको लेके मुद्दा बना दिया कि किस तरह से सरेंडर आरएसएस है। तब माफी मांगता है, अरे वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, ये निकल गया था। इसी तरीके से इनके आरएसएस के जो डिप्टी चीफ है, हासबोले दत्ता थे, वो जाते हैं, वो हिंदू धर्म को धर्म ही नहीं मानते, वो कहते हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू तो एक सभ्यतागत वो है, सभ्याचार है। अब आप सोचिए, ये वही लोग हैं जिसकी राजनीति करते हैं, जिसके नाम पे करते हैं, और उसको इस तरह से बदनाम। तो अब आपको सोचना होगा, सच को पहचानना होगा कि आपको तानाशाह रखना है। तानाशाह दोनों है, तानाशाह अरविंद केजरीवाल भी है, तानाशाह ममता बनर्जी भी है, और तानाशाह नरेंद्र मोदी भी। कांग्रेस ने आपको लोकतंत्र दिया, संविधान दिया, कानून दिए, जिससे आपके हिसाब से सरकार चले, आपने उसे बदनाम किया। लेकिन असली तानाशाह ये, और सबने भ्रष्टाचार किया। तो आप सोचिए, कांग्रेस का एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप ना तो आज तक साबित हुआ, ना ही कोई बरामदगी है, ना ही कुछ। लेकिन इन सब के पास से तो यह है, जब सब कुछ सामने हो तो आपको सच पहचानना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो सोचिए आपको क्या करना है, क्योंकि नहीं तो इस भीड़ में मरते रहेंगे। आप मरे हैं, आपकी बाद की पीढ़ी मरेगी, और उसके बाद की मरेगी, और इसका नतीजा ये होगा, सब बर्बाद हो जाए। जी हाँ, सोचिए। जय